आज हम लोग जो है कोलाइडल सॉल्यूशन 5 करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जेल। ठोस में द्रव कोलाइडी विलयन को जेल कहते हैं। इसमें जो वितरण माध्यम होता है वो तो होता है ठोस, और उसके अंदर द्रव वितरित प्रावस्था के रूप में रहता है, जैसे दही, जेली, ठोस अल्कोहल, बूट पॉलिश आदि, ये सारे जेल हैं। जेलों का अगर हम वर्गीकरण करें तो दो तरह के हैं, एक है प्रत्यास्थ जेल और दूसरा अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि प्रत्यास्थ वो चीज़ होती है जिसके ऊपर अगर हम बल लगा के थोड़ी सी भी उसकी आकृति बदले तो बल हटाने पे वापस पहली वैसी अवस्था में आ जाए, इसे प्रत्यास्थ कहते हैं। प्रत्यास्थता कहते हैं इस गुण को। जैसे रबर है, रबर को खींचते हैं, छोड़ते हैं तो वापस पहले वाली अवस्था में ही आ जाता है। तो इसी तरह से प्रत्यास्थ जेल वो जेल हैं जिन पे थोड़ा सा बल लगाने पे आकृति बदलते हैं और बल हटाने पे मूल अवस्था में आ जाते हैं। जैसे आपने जिलेटिन देखा होगा, फलों के जैम होते हैं, उनको अगर आप फिंगर से थोड़ा सा ऐसे करोगे, छोड़ोगे तो वापस वो अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। अप्रत्यास्थ जेल ऐसे जेल जो कि काफ़ी दृढ़ होते हैं, जैसे सिलिका जेल होती है। इनमें केमिकल बॉन्ड होते हैं और एक ऐसी जाल जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है जिसपे दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो आ जाते हैं इसके प्रत्यास्थ माध्यम के। तो ये कठोर होते हैं, अगर आपने इसके ऊपर बल लगाया तो ये जो जाल बना होता है, जो दृढ़ जाल है, ये ब्रेक हो जाता है और जो कोलाइडल है वो नष्ट हो जाता है। तो ये अप्रत्यास्थ जेल होते हैं। अब जेलों को बनाने की विधि, इसके कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है कि सांद्र विलयन को जो है ठंडा करो सोल को, तो वो जेली में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम आमतौर पे घर पे फ्रूट्स वगैरह की जेली बनाते हैं। इसमें 5% जिलेटिन के गर्म सोल को बनाते हैं और एक पात्र में लेके ठंडा करते हैं। जब हम ये ठंडा करते हैं तो हमें अर्ध ठोस मिलता है जो जेल है। सोल जेल संक्रमण की इस क्रिया को जेलीकरण भी कहते हैं। और इसमें जब ठंडा होता है तो जिलेटिन के जो अणु हैं वो लंबी धागेनुमा श्रृंखला का निर्माण करते हैं एकदम, और उसके बीच में जो है जो वितरण माध्यम के अणु जो है फंस जाते हैं गुहाओं के अंदर, तो इस प्रकार जेल बन जाता है। उभय अपघटन की विधि में इसमें जिस भी चीज़ का जेल बनाना है उसका सॉल्ट लेके और उसमें एसिड मिक्स किया जाता है। जैसे सिलिसिलिक अम्ल का बनाने के लिए हम सिलिसिलिक अम्ल का जो जेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम सिलिकेट लेते हैं और इसमें HCl ऐड करते हैं। HCl ऐड करने के बाद जब हम देखते हैं, थोड़ी देर इसको रख देते हैं, तो हमें ये जल योजित सिलिसिलिक अम्ल का जो है प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि सिलिका जेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद कोलाइडो के उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है जल को स्वच्छ करने में। इसमें जब भी हम कोलाइडो के उपयोग लेंगे तो हमें 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल हमेशा जो है चार्ज्ड होते हैं, उनके ऊपर विद्युत आवेश होता है। और अगर हम इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य डालेंगे तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा और जितने भी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ये 2 पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है जल को स्वच्छ करने में। तो जितने भी प्राकृतिक स्रोत से जल प्राप्त होता है, इसमें मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं, तो इसमें फिटकरी डाली जाती है। फिटकरी डालते हैं हम, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट होती है। तो इसमें जब डालते हैं तो हमें बहुत सारे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, ये सारे आयन मिलते हैं, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो चार्ज हैं उनके साथ ये मिलके और उनके आवेश को नष्ट कर देते हैं और ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, उनका स्कंदन हो जाता है और इनको फिर छान के हटाया जा सकता है। तो जल को स्वच्छ करने में फिटकरी ली जाती है। ये हम जो हमारे घर के जो वाटर बॉक्स से पानी आता है वहाँ पर भी इसी विधि से उसमें भी फिटकरी मिलाई जाती है, ताकि जो है भारी कण, मिट्टी वगैरह के कण जो है उनका स्कंदन हो जाए और उनको साफ किया जा सके। दूसरा है गंदे वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए। गंदे वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे वस्त्र हैं उसके अंदर धूल, मिट्टी, चिकनाई, इसके पार्टिकल फंस जाते हैं, तो जिससे जो हमारे वस्त्र हैं वो गंदे हो जाते हैं। अब अगर हम इनको स्वच्छ पानी से धोएंगे तो क्योंकि ये जो अशुद्धियाँ हैं ये सारी हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी जल में ये नहीं घुलती हैं, तो जितनी भी चिकनाई है ये अशुद्धियाँ हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं स्टीरेट आयन। ये आयन्स क्या करते हैं, अशुद्धियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
ये इस तरह से देखो जैसे ग्रीस लगी हुई है कपड़े पे। अब जब हमने इसके अंदर जो डिटर्जेंट डाला तो उन्होंने क्या किया, ये अधिशोषित हो गए आयन इसके ऊपर, तो इनके ऊपर कैसा आ गया, चार्ज आ गया चारों तरफ, ये पूरा अधिशोषित हो जाने से, ये चिकनाई गंदगी कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो अपमार्जक लेते हैं, ये सोडियम स्टीरेट, ये इस तरह से होते हैं जो सर्फ होते हैं हमारे, तो इनका जो एक हिस्सा तो कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है, जो कि इसमें अंदर इससे आकर्षित हो जाता है चिकनाई से, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो COO नेगेटिव या SSO नेगेटिव होता है, ये बाहर की तरफ रहता है। तो ये देखिए बाहर से कैसे हो गए नेगेटिव और अंदर जो है, तो इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट चिकनाई में चला जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ रहता है। अब ये पूरे के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो नेगेटिव जब आयन बन गए, तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये एकदम से जो सारे नेगेटिव आयन हैं ये सारे पूरे पानी के अंदर वितरित हो जाते हैं, कपड़े को छोड़ देते हैं, पानी में चले जाते हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, और फिर चिकनाई कपड़े से अलग हो जाती है या गंदगी कपड़े से अलग हो जाती है। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशंस का यूज़ करके हम कपड़ों में से जो है, गंदे वस्त्रों में से जो है चिकनाई या जो मिट्टी के पार्टिकल हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है औषधियों के रूप में, जो बहुत सारे जो हमारे पास लिक्विड सॉल्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, इनमें से ज़्यादातर जो है सॉल होते हैं। तो इनके कई सारे हैं, जैसे अब सिल्वर का सॉल है, ये नेत्र के संक्रमण के उपचार में काम आता है। एंटीमनी का सॉल कालाजार उपचार में काम आता है। एसेट का सॉल जो है, चर्म रोग, सल्फर जो है ना, इसकी बहुत एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो हमारी स्किन डिजीज़ होते हैं उसमें ये यूज़ होता है एसेट का सॉल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो एसिडिटी होती है तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह दिया जाता है, तो उदर रोग के उपचार में काम आता है। और ये जो ऑरम गोल्ड सोल है, ये अंत्यपेशी इंजेक्शन में यूज़ होता है। तो कई औषधियाँ भी हैं, तो इन औषधियों में भी जो औषधियाँ उनको कोलाइडल विलयन के रूप में यूज़ किया जाता है। चर्म उद्योग, चर्म उद्योग हम जानते हैं कि जो लेदर के बैग हैं, जूते चप्पल हैं, ये सारे लेदर के होते हैं। तो जब ये जो लेदर है, ये जब उतारा जाता है किसी भी पशु से या किसी और सोर्स से जब उतारा जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि इससे जूते चप्पल या बैग्स वगैरह नहीं बनाए जा सकते। तो इस पे भी क्या है कि इस पे प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन के धनाभिषित कोलाइड होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन पार्टिकल है जिन पर धनाभिष होता है कोलाइडल। तो फिर हम इन्हें क्या करते हैं, इसमें टैनिक अम्ल डाला जाता है, ऋणाभिषित सॉलिड टैनिक अम्ल। तो जब इनके ऊपर डाला जाता है तो ये जितने भी प्रोटीन के पार्टिकल ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और चमड़ी की जो सतह है इस पर इनका स्कंदन हो जाता है, तो जिससे चमड़ी कठोर हो जाती है और फिर ये परफेक्ट हो जाती है। इससे जूते चप्पल, पर्स या लेदर की जो भी चीज़ें बनानी हैं वो बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है रबर उद्योग। रबर जो है वो हम रबर के पेड़ से प्राप्त करते हैं, और इसके अंदर जो है रबर के पेड़ में अगर आप देखा होगा तो एक चीरा लगा के उसमें से दूध जैसा द्रव निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं। इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें रबर के कोलाइडिकन होते हैं, और हमने एक विधि पढ़ी थी कि हम गर्म करके भी कोलाइड का स्कंदन कर सकते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है कि जो उसके कोलाइडी पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर एक दूसरे से टक्कर करते हैं। गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी मिलती है और जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। तो कोलाइडी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो उसके ऊपर अधिशोषित चार्ज किसी भी कणों की वजह से ही जो है वो कोलाइडल फॉर्म में होता है। तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके ऊपर की जो चार्ज परत होती है वो हट जाती है, और जिससे क्या है इनका स्कंदन हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से लेटेक्स को गर्म करते हैं तो इनके कोलाइडी कणों का एक चार्ज जो है आपस में टकराने की वजह से ख़त्म हो जाता है और स्कंदन हो जाता है, और हमें रबर प्राप्त होता है। ये रबर फिर उपयुक्त होता है कि आगे हम इनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो रबर की बनती हैं उनको बना सकें। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में भी आपने देखा होगा कि जो फ़ोटो जब कैमरा से खींची जाती है तो उसका एक नेगेटिव निकाला जाता है। तो ये जिलेटिन में AgBr के कोलाइडी कण होते हैं, और इन्हीं को ही फोटोग्राफी के ऊपर, प्लेट के ऊपर जो है वो उनकी परत चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद उस पर नेगेटिव बनता है उसका। नेक्स्ट है धूम्र के विद्युत अवक्षेपण में। तो जो कल कारखाने वगैरह होते हैं इनसे जो धुआं निकलता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एरोसोल्स होते हैं धुआं। इसमें क्या है कि एयर के अंदर बहुत सारे कार्बन होती है, कुछ
जो मेटल्स होते हैं उसके छोटे पार्टिकल होते हैं और ये सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब ये वातावरण में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनको पार्टिकल्स को जो है एयर में से निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जो है इनको क्या किया जाता है कि क्योंकि ये चार्ज्ड हैं सारे के सारे, तो इसमें इनको निकालने के लिए प्रेसिपिटेटर का ऐसे चिमनी का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर चिमनी में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, प्लेट्स लगे होते हैं। तो यहाँ से जो भी फर्नेस से या जो भी वहाँ से गैसेस आ रही हैं जिसके अंदर डस्ट है, स्मोक है, ये यहाँ निकलते हैं। क्योंकि गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो इनके जो भी चार्ज्ड पार्टिकल हैं, पॉजिटिव हैं तो कैथोड की तरफ, नेगेटिव है तो एनोड की तरफ जाते हैं और इनका चार्ज खत्म हो जाता है और ये फिर स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ अगर जाएगा तो वहाँ पे जाके उसको अपना चार्ज दे देगा और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाके उसको अपना चार्ज दे देगा। जैसे ही इनका चार्ज खत्म होगा पार्टिकल्स का, इनका स्कंदन होगा, स्कंदन होकर ये पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जो कल कारखानों से निकलने वाले धुएं के आर्सेनिक के कण, कार्बन के कण, लेड के कण, ये सारे जो हैं वो दूर किए जा सकते हैं। फिर है डेल्टा का निर्माण। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोलाइड्स का। हम लोग देखते हैं कि नदियाँ पहाड़ों से आती हैं। पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर हैं जो नदियों के साथ आते हैं। जब वो पत्थर नीचे चलते जाते हैं तो धीरे 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 पत्थर छोटे हो जाते हैं और वो मिट्टी या रेत की फॉर्म में आते हैं। और ये क्योंकि पूरे यहाँ पे घर्षण होता है तो ये सारे पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, चार्ज रहते हैं एकदम। तो क्या होता है कि जब ये नदियाँ, क्योंकि फाइनली जो नदियाँ हैं वो जाके समुद्र में मिलती हैं और हमें पता है समुद्र के अंदर NaCl, Ki, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे तरीके के आयंस होते हैं। तो जैसे ही ये जो नदियाँ हैं समुद्र के अंदर मिलती हैं तो इन आयनों से ये जो चार्ज मिट्टी के पार्टिकल हैं ये स्कंदित हो जाते हैं और वो मिट्टी जमा हो जाती है। तो इस त्रिकोणाकार शेप के अंदर जो है भूमि अब जब मिट्टी जमा हो गई तो वो ज़मीन बन जाती है और ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। जैसे गंगा का डेल्टा है, बहुत सारी इस तरह से जो डेल्टा है। और ये जो डेल्टा प्रदेश बनते हैं यहाँ की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि एकदम फ्रेश जो पहाड़ों से आती है, पत्थर टूट टूट के उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और इसको ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। फिर है कि जैसे हाँ ब्लड निकलता है, जैसे कहीं पे भी चोट लग जाए तो जब भी हमारी तो यहाँ पे जो है कट लगने पे जितनी भी रेड ब्लड सेल्स होती हैं और ये प्लेटलेट्स होती हैं बाहर निकलती हैं और ये जो एक्टिवेटेड प्लेट्स होती हैं ये सब और जो इसका प्रोटीन होता है ये मिलके क्लोट बना देते हैं और ताकि और एकदम से यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। तो इस क्लोट की वजह से और ब्लड बाहर नहीं रखता है। तो कई बार क्या होता है कि कट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड निकलने लगता है तेज़ी से। तो उसको नेचुरल प्रोसेस से तो उसकी क्लोटिंग होती ही है, लेकिन उससे पहले भी हम क्लोटिंग हो जाए ताकि और ब्लड जो है वो नहीं निकले, तो इसके लिए हम इस पर फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी में हमने वही कहा कि पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, ये सारे आयंस होते हैं और जो ब्लड है वो भी कोलाइडी विलयन है। तो जब ये आयन ब्लड के साथ मिलते हैं तो ये उसको स्कंदित कर देते हैं और स्कंदित करने के बाद जो है वो वहाँ से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो इसलिए जो है एलम यूज़ करते हैं। पुराने लोग, अगर आपने देखा होगा कि शेव के बाद जो है एलम लगाते थे, तो वो इसीलिए एलम लगाते थे कि अगर कोई कट या कुछ भी लगे तो फिर वो कट पे से जो ब्लीडिंग है वो एलम की वजह से जो है उसी टाइम वहाँ पे क्लोटिंग हो जाए और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो। इसके बाद है कोहरा, धुंध, बरसात। तो आकाश में नमी उपस्थित रहती है। आसमान में उपस्थित नमी जो है उस पर धूल के कण जो है संघनित हो जाते हैं और छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेते हैं। इन बूंदों का आकार कोलाइडल आकार का होता है। आपको मालूम है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और ये पानी में, वायु में तैरती रहती हैं और ये कोहरा बन जाता है। और बादल में भी क्या होता है कि ये हवा और पानी की बूंदें ही उपस्थित रहती हैं। बादल को एरोसोल कहते हैं। जब छोटी छोटी बूंदें अपना आवेश खो दें तो बहुत सारी बूंदें आपस में मिलती हैं, यानी उनका स्कंदन हो जाता है और ये गिर जाती हैं। 2 आवेशित बादल जब आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे की बूंदों को अनावेशित करते हैं और जिससे उनका स्कंदन होता है, बड़ी बूंदें बना लेते हैं और पृथ्वी पे गिरने लगते हैं। इसी तरह से कृत्रिम बरसात के लिए भी अब बादल उपस्थित हैं, बादलों में जो है आवेशित धूल के कण हैं, तो इसमें क्या किया जाता है,
जो बादल पे आवेश है उसके विपरीत आवेश के धूल के कण या कार्बन डाइऑक्साइड या AgI के बारूद चूर्ण को वायुमंडल के द्वारा आकाश में स्प्रे करते हैं। तो जैसे स्प्रे करेंगे तो जो बादलों में पानी की बूंदें हैं जिनके ऊपर अपना आवेश है, वो आवेश जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये जो बूंदें हैं आपस में मिलकर स्कंदित होंगी और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में नीचे गिरने लगेंगी और बरसात होने लगेगी। तो ये जो है अनुप्रयोग है इसके कोलाइडल विलयन के। अब हम देख लेते हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। सबसे पहले आएगा कि जल किसे कहते हैं, जल के उदाहरण दीजिए। जलों का वर्ग, या एक क्वेश्चन ये आएगा कि जलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। जल के ऊपर एक शॉर्ट टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर कोलाइडो के उपयोग में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कोलाइडो के 2 उपयोग लिखिए, या एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि कोलाइडो के उपयोग का वर्णन कीजिए। और ऐसा, और हर उपयोग के ऊपर भी एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोलाइडो के द्वारा गंदे वस्त्रों को किस प्रकार स्वच्छ किया जाता है, या कृत्रिम वर्षा किस प्रकार की जाती है, रबर उद्योग में जो है रबर कैसे प्राप्त किया जाता है, या धूम्र को जो है स्वच्छ करने किस तरह, धूम्र का जो है किस प्रकार से हम स्वच्छ कर सकते हैं। और डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आ सकता है। या किसी की चोट लगने पर फिटकरी क्यों लगाई जाती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। कोहरा कैसे बनता है, धुंध कैसे होती है, बरसात कैसे होती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन कि कृत्रिम बरसात किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको कर सकते हैं।